हेलो नमस्कार दोस्तों, टीच गुरु के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो है हमारी साइकोलॉजी के चाइल्ड डेवलपमेंट के एमसीक्यूज का नेक्स्ट पार्ट रहने वाला है और ये अपना पार्ट है 8 नंबर। तो यहाँ पर हम है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो करने वाले हैं ऑप्शनल। और यहाँ पीछे की जो वीडियोज़ है वो आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो है वो बहुत ये क्वेश्चन है सभी क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो वो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी आगे की वीडियोज़ है वो आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। और यहाँ पर मैं साइकोलॉजी के ऑल टोटल लगभग है 3000 प्लस क्वेश्चन है आपको करवाने वाला हूँ, वो भी इकट्ठे आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो का जो लास्ट वीडियो का जो क्वेश्चन रहा था उसका आंसर बता देता हूँ जो HW के रूप में था आपका। तो यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। पहला है निरंतरता, दूसरा है विलोमीयता या उत्क्रमणीयता, तीसरा है क्रमिकता और चौथा है सामान्य से विशिष्ट। तो बता दूं कि विकास है उसमें निरंतरता होती है, क्रमिकता होती है, सामान्य से विशिष्ट होता है, लेकिन विलोमीयता नहीं होती। विकास हो गया एक बार वो वापस हो सकता है कि यानी उत्क्रमणीयता का या विलोमीयता का मतलब होता है कि अंत से शुरू में आना, यानी जो क्रमिक रूप से कोई विकास हुआ उसको वापस से फर्स्ट पोजीशन पर लाना, ये ऐसा संभव नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये इस विकास का सिद्धांत है नहीं, विलोमीयता या उत्क्रमणीयता। चलते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था में सामाजिक विकास का एक लक्षण नहीं है। कौन सा किशोरावस्था में सामाजिक विकास का एक लक्षण नहीं है। पहला दिया है अपने वे समूह का एक सक्रिय सदस्य, दूसरा है विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, तीसरा है मैत्री संबंधों में भारी कमी और चौथा है विपरीत रुचियों में विस्तार। तो यहाँ पर है वो लक्षण नहीं है ऐसा पूछा है। तो यहाँ अपने वे समूह का सक्रिय सदस्य होता है पर और किशोरावस्था में विपरीत लिंगी के प्रति क्या होता है, आकर्षण होता है, अट्रैक्शन होता है, और विपरीत रुचियों में भी विस्तार होता है, लेकिन मैत्री संबंधों में भारी कमी नहीं होती। मैत्री संबंधों में क्या होता है, बढ़ोतरी होती है मैत्री संबंधों में। तो यहाँ पर ये ऑप्शन क्या है, लक्षण इसका नहीं है विकास, सामाजिक विकास का। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है कि बच्चों के प्रशिक्षण के लिए शिक्षक को अवश्य जांच करनी चाहिए। कौन सी, उसके शारीरिक परिपक्वता की, मानसिक परिपक्वता, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों के प्रशिक्षण के लिए शिक्षक को कौन सी जांच करनी चाहिए, शारीरिक परिपक्वता की भी करनी चाहिए और मानसिक परिपक्वता की भी करनी चाहिए। तो यहाँ पर सी ऑप्शन है वो सही रहेगा दोस्तों, सी ऑप्शन है वो सही रहेगा। बच्चों के प्रशिक्षण के लिए शिक्षक को जो करना चाहिए ना वो सही रहेगा, शारीरिक भी और मानसिक परिपक्वता दोनों का क्या करना है, जांच करनी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि बालक में शारीरिक परिवर्तन जिसे बहुत अधिक प्रभावित करता है। बालक में शारीरिक परिवर्तन है वो किसको सबसे अधिक प्रभावित करता है, सबसे अधिक। पहला है रुचियाँ, दूसरा है कार्य, तीसरा है व्यवहार, चौथा है सभी। तो शारीरिक परिवर्तन है वो रुचियों को भी प्रभावित करेगा, कार्य को प्रभावित करेगा और व्यवहार है उसको भी क्या करता है, प्रभावित करता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या रहेगा, सभी आएगा। ठीक है, शारीरिक परिवर्तन होगा तो पहले जैसे शिशुअवस्था में रुचि कुछ और थी, खिलौनों में थी, बाल्यावस्था में आकर क्या था होती है, एक गैंग एज के रूप में हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ क्या है, रुचियाँ उसकी बदल गई, किशोरावस्था में रुचियाँ अलग होगी। ये ऐसा ही कार्य के लिए होता है, कार्य शिशुअवस्था में अलग होता है और बाल्यावस्था में अलग, किशोरावस्था में अलग, प्रौढ़ावस्था में अलग, व्यवहार भी चेंज होता रहता है। तो यहाँ पर क्या है, शारीरिक परिवर्तन से वो क्या है, ये सभी क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है कि कौन सा प्रभाव किशोरावस्था से सुमेलित नहीं है। पहला पूछा है अध्ययन के प्रति गंभीर न होना, दूसरा है तर्कपूर्ण विचारों व तार्किक क्षमता को अधिक सहज बनाना, तीसरा है एकाग्रता व स्मृति विस्तार का अधिक शक्तिप्रद और चौथा है पढ़ने में रुचि। तो किशोरावस्था में प्रभाव किशोरावस्था से सम्मिलित नहीं, किशोरावस्था में पढ़ने में रुचि होती है, एकाग्रता स्मृति विस्तार अधिक शक्तिशाली या शक्तिप्रद होता है और तर्कपूर्ण विचार में तार्किक क्षमता को अधिक सहज बनाना, ये भी सही है। तो पहला ऑप्शन है कि अध्ययन के प्रति गंभीर होते हैं और यहाँ दिया है नए होना, तो ये इसका सुमेलित नहीं, किशोरावस्था से ये सुमेलित नहीं है।
ठीक है दोस्तों, ये तो आप ऑप्शन देख के आप खुद भी इसका आंसर है वो बता सकते थे। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, कौन सा अवसर किशोरों की आवश्यकता है? कौन सा अवसर किशोरों की आवश्यकता है? और दोस्तों आपको बता दूं कि आप ऐसा मत सोचना कि ये क्वेश्चन तो सरल ही है और हम कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी कैंडिडेट है जो पहली बार भी देख रहे हैं इन क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन है वो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड ऐसे एचएम की भर्तियों में ऐसे आए हुए क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखना, इनको हल्के में मत लेना। कौन सा अवसर किशोरों की आवश्यकता है, और वीडियो को है वो अंत तक देखना दोस्तों, ताकि आपको सभी क्वेश्चन है वो मिल सके। ठीक है, कौन सा अवसर किशोरों की आवश्यकता है? वाद विवाद, दूसरा है तर्क, तीसरा है चर्चा, चौथा है उपरोक्त सभी। तो किशोरों की आवश्यकता क्या होती है? किशोरों को आवश्यकता है कि वाद विवाद है, उनसे उनका क्या है वर्तनी समझी सब क्या है, शब्दों का विकास भंडारण ज़्यादा होता है, वाद विवाद, तर्क करना, तर्क और चर्चा और उपरोक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा? उपरोक्त सभी इसका सही आंसर रहने वाला है दोस्तों। ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, तर्क क्या होता है? तर्क क्या होता है? तर्क होता है किसी कार्य या किसी व्यवस्था को अच्छी तरीके से सही ढंग से समझने की जो क्षमता होती है वो होता है तर्क। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था में बालकों को सहयोग के लिए आवश्यक है। किशोरावस्था में बालकों को सहयोग के लिए आवश्यक है अभिप्रेरणा, दूसरा है गलती निकालना, तीसरा आलोचना करना, चौथा है नकारात्मक व्यवहार करना। तो बालकों के सहयोग के लिए आवश्यक क्या हो सकता है? तो ऐसा किसमें अभिप्रेरणा है, वो तो क्या है, सहयोग करता है। गलती निकालना ये गलत है, आलोचना करना ये भी गलत है, आलोचना नहीं करनी चाहिए किशोरावस्था में, गलती भी नहीं निकालनी चाहिए। हाँ, कोई वास्तव में गलती है वो तो बतानी चाहिए उनको कि हाँ ऐसा है ऐसा है, आपको ये नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, आलोचना नहीं करनी चाहिए, नकारात्मक व्यवहार है नहीं करना चाहिए। तो सहयोग के लिए क्या हो सकता है? अभिप्रेरणा। किशोरावस्था में सहयोग के लिए क्या होता है? अभिप्रेरणा क्या है? आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, किस अवस्था में स्व सम्मान की भावना सबसे अधिक पाई जाती है? स्व सम्मान, स्वयं को स्वयं का सम्मान करना चाहता है। जैसे कोई किशोर है या कोई बालक है, देख लो, वो क्या है, इज्जत दो इज्जत पाओ ऐसा बोलते हैं ना, तो वही है, स्व सम्मान की भावना सबसे अधिक पाई जाती है। किसमें? किशोर होते हैं वही सबसे ज़्यादा ऐसा सोचते हैं। तो किशोर अवस्था इसका सही ऑप्शन रहने वाला। पहला था शिशुअवस्था, दूसरा बाल्यावस्था, तीसरा किशोरावस्था, चौथा वयस्कावस्था। तो किशोर अवस्था इसका सही ऑप्शन है वो रहेगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, किशोर अवस्था में किशोर के व्यवहार व मनोवृत्ति पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। किसका पड़ता है? किशोर अवस्था में किशोर के व्यवहार व मनोवृत्ति पर किसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा? तो पहला ऑप्शन दिया है माता पिता का, दूसरा है साथी संगियों का, तीसरा है शिक्षक का, और चौथा है चलचित्रों का। तो माता पिता का सबसे अधिक पूछा है, सबसे अधिक, इन चारों ऑप्शनों में सबसे अधिक तो माता पिता का व्यवहार में मनोवृत्ति पड़ता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। और दूसरा साथी संगियों का, सबसे ज़्यादा साथी संगियों का पड़ता है। शिक्षक का भी पड़ता है, चलचित्रों से भी पड़ता है, लेकिन साथी संगियों के साथ है वो मतलब ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, और उनसे क्या है, गैंग वो किशोरावस्था में साथी संगियों क्या एक मित्र मंडली बनती है, वो भी क्या करती है, उनके व्यवहार में मनोवृत्ति है उनको उसको सबसे अधिक प्रभावित करती है। तो इसका सही ऑप्शन रहेगा सेकंड, संगी साथियों का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, बच्चों की शारीरिक वृद्धि की दर अधिक होती है। बच्चों की शारीरिक वृद्धि की दर किस में अधिक होती है? पहला बोला है पूर्व बचपन में उत्तर बचपन की बजाय, दूसरा है उत्तर बचपन में किशोरावस्था की बजाय, तीसरा है किशोरावस्था में पूर्व बचपन की बजाय, और चौथा है प्रौढ़ावस्था में किशोरावस्था की बजाय। तो पूर्व बचपन में शारीरिक वृद्धि, पूर्व बचपन में, उत्तर बचपन का मतलब है कि शैशवावस्था, और पूर्व बाल्यावस्था है। तो बाल्यावस्था में तो आपको बताया था कि शैशवावस्था में सबसे अधिक तीव्रता से क्या होता है, वृद्धि होती है। तो और उसके बाद बाल्यावस्था में आता है तो उसमें क्या स्थिरता आने लगती है। ठीक है, फिर किशोरावस्था में क्या है, एकदम उसका शारीरिक और मानसिक सभी इसमें गात्मक भावना सभी सारे विकास से होते हैं, तो वृद्धि और विकास से तीव्र हो जाते हैं। तो ऐसा, तो इसमें पहला सही दिखाई दे रहा है, पूर्व बचपन में उत्तर बचपन के बजाय, दूसरा है उत्तर बचपन में किशोरावस्था की बजाय। तो उत्तर बचपन का मतलब है बाल्यावस्था का अंत, उत्तर बाल्यावस्था बोलते हैं। तो यहाँ पर
किशोरावस्था के बजाय, तो ऐसा नहीं है। किशोरावस्था में अधिक होता है बचपन, उत्तर बचपन के बजाय। किशोरावस्था में पूर्व बचपन के बजाय, और प्रौढ़ावस्था में किशोरावस्था के बजाय। प्रौढ़ावस्था में किशोरावस्था के बजाय नहीं होता, तो चौथा नहीं हो सकता और दूसरा नहीं हो सकता। पहले और तीसरे में क्या है, पूर्व बचपन में उत्तर बचपन की बजाय, ये ऑप्शन है इसका सही रहेगा। सही तो तीसरा भी हो सकता है कि किशोरावस्था में पूर्व बचपन की बजाय, लेकिन किशोरावस्था में पूर्व बचपन की बजाय नहीं हो सकता। क्यों कि दोनों ही क्या है, सिमिलियर से है। क्योंकि किशोरावस्था में और पूर्व बचपन में दोनों में ही क्या होता है, शारीरिक वृद्धि वो सबसे अधिक होती है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है पूर्व बचपन में उत्तर बचपन की बजाय आएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है, नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है यदि अध्यापक क्या करें। अध्यापक क्या करें? नैतिक मूल्यों का विकास कब किया जा सकता है कि बार बार मूल्यों की बात करके, दूसरा स्वयं उन पर आचरण करके, तीसरा है महान व्यक्तियों की कहानी या सुना के, और चौथा है देवी देवताओं की बातें करके। ऐसा नहीं होगा, महान व्यक्तियों की कहानी सुनाकर ऐसा भी नहीं कर सकते, और बार बार मूल्यों की बात करके ऐसा भी नहीं। तो नैतिक मूल्यों का विकास कब होगा, स्वयं उन पर अगर आचरण करेंगे, यानी अध्यापक है स्वयं उन पर नैतिक मूल्यों पर क्या करें, आचरण करेंगे, तब क्या है, नैतिक मूल्यों का विकास होगा बालकों में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, B.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास निम्नलिखित का परिणाम है। B.F. स्किनर है, उनके अनुसार बच्चों में भाषा का विकास निम्नलिखित का परिणाम है। व्याकरण में प्रशिक्षण, दूसरा है अनुकरण तथा पुनर्बलन, तीसरा है अंतर्जात योग्यताएं, और चौथा है परिपक्वन। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या रहेगा, भाषा का विकास करना है। तो भाषा का विकास होगा तो ये तो वर्तनी संबंधी है, तो यहाँ पर व्याकरण में प्रशिक्षण ऐसा तो नहीं हो सकता, अंतर्जात योग्यता ये भी नहीं, परिपक्व नहीं। अनुकरण तथा पुनर्बलन से क्या मिल सकता है, भाषा का विकास है वो हो सकता है। तो यहाँ पर है सही ऑप्शन क्या आएगा, B.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास है किसका परिणाम है, अनुकरण तथा पुनर्बलन का। अनुकरण करेंगे भाषा का, उतना ही ज़्यादा भाषा को सीखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, किशोरावस्था के संदर्भ में सर्वोच्च जोड़ा कौन सा है। किशोर अवस्था है उसके संदर्भ में सर्वोच्च जोड़ा कौन सा है। पहला दिया है जीवन दर्शन, दूसरा समाज सेवा की भावना, तीसरा सुसमायोजन, और सेकंड ऑप्शन में है समूह का महत्व, दोहराने की प्रवृत्ति, विद्रोह की भावना, तीसरे ऑप्शन में तार्किक चिंतन, अमूर्त चिंतन, निर्णय शक्ति, और चौथा है आदर्शवादी, स्वसम्मान, नकल द्वारा सीखना। तो नकल द्वारा सीखना ये किशोरावस्था में नहीं आएगा। तार्किक चिंतन होता है, अमूर्त चिंतन भी होता है, निर्णय शक्ति है वो क्या होती है, वो भी उसमें होती है। तो ये ऑप्शन सही लग रहा है। पहले और भी देख रहे हैं, समूह का महत्व हाँ होता है, दोहराने की प्रवृत्ति और ये नहीं होता, दोहराने की प्रवृत्ति किशोरावस्था में नहीं होती है, ये शिशुअवस्था में होती है। और विद्रोह की भावना ये भी होता है, विद्रोह की भावना किशोरावस्था में होती है। तो इस ऑप्शन के इसके कारण ये सही नहीं होगा। जीवन दर्शन होता है, समाज सेवा की भावना होता है, सुसमायोजन, सुसमायोजन किशोरावस्था में नहीं होता, इसकी वजह ये ऑप्शन नहीं होगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा, तीसरा, सुसमायोजन किशोरावस्था में नहीं होता क्योंकि वो खुद ही उलझा रहता है। ठीक है, उलझन की अवस्था बोलते हैं तभी तो किशोरावस्था। तो तार्किक चिंतन, अमूर्त चिंतन, निर्णय शक्ति ये क्या है, किशोरावस्था के संदर्भ में सर्वोच्च जोड़ा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। यह प्रौढ़ होने पर रुक जाता है, यह वृद्धि का एक हिस्सा है, यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, इसे सामान्यतः कद काठी वजन के संदर्भ में लिया जाता है। तो विकास को कद काठी वजन के संदर्भ में कभी नहीं लिया जा सकता, क्योंकि विकास में ओनली कद काठी वजन नहीं बढ़ता। ठीक है, विकास में आंतरिक सुदृढ़ता भी आती है, मानसिक विकास भी होता है, शिमागात्मक विकास भी होता है, और भावनात्मक विकास भी, सभी भी विकास के अंतर्गत आते हैं। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा, तीसरा देखा है, ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, हाँ ठीक है, और यह वृद्धि का हिस्सा है, वृद्धि का हिस्सा नहीं है, वृद्धि विकास का हिस्सा होता है, और यह प्रौढ़ होने पर रुक जाता है, ये भी गलत है। विकास प्रौढ़ होने पर रुकता नहीं है, विकास है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, यह ऑप्शन सही रहेगा। थर्ड ऑप्शन है इसका, ये सही रहेगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से, थोड़ा ध्यान से पढ़ना है इसको, कि निम्नलिखित में से वृद्धि और विकास के कौन से आयाम एक दूसरे से जुड़े हैं। वृद्धि और विकास के कौन से आयाम एक दूसरे से जुड़े हैं। शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, स्वीकात्मक, नैतिक। तो ऑप्शन दिए है कि कौन कौन से, पहले में दिया है A B C ये जुड़े हैं, या फिर दूसरा दिया है D और E ये जुड़े हैं,
तीसरा दिया है ए सी और डी जुड़े हैं, और चौथा दिया है ए बी सी और सी डी और ई, ये सभी जुड़े हैं। तो वृद्धि और विकास है उस उसमें कौन से आयाम एक दूसरे से जुड़े, तो शारीरिक है वो भी वृद्धि और विकास में होता है, और बौद्धिक है वो भी वृद्धि और विकास के अंदर किससे जुड़ा होता है, सामाजिक है वो भी जुड़ा होता है, संवेगात्मक भी विकास होता है, नैतिक विकास भी होता है। तो ये सभी के सभी ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ चौथा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ए बी सी डी और ई, पांचों के पांचों क्या है, एक दूसरे से जुड़े हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, निम्न में से किस अवस्था में बालक अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? किस अवस्था में बालक अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? अभी पीछे ये क्वेश्चन किया है हमने, और इसी आधार पर आप इसका आंसर भी बता सकते हैं कि किस अवस्था में बालक समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं। किस में बनते हैं? पहला वयस्कावस्था, दूसरा बाल्यावस्था, तीसरा किशोरावस्था, चौथा पूर्व बाल्यावस्था। तो कौन सा आएगा इसमें? अभी बताया था कि वो अपने वय समूह का एक सक्रिय सदस्य होते हैं। किस उम्र में? किशोरावस्था में बताया था। तो यहाँ भी क्या है, किस अवस्था में बालक अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? तो सही ऑप्शन क्या रहेगा? थर्ड ऑप्शन, किशोरावस्था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों की तनाव संबंधी समस्या दूर की जा सकती है किससे? शिक्षण से, दूसरा है नियंत्रण से, तीसरा है निर्देशन एवं परामर्श से, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो देखते ही उपरोक्त सभी मत कर देना, क्योंकि विद्यार्थियों के तनाव संबंधी समस्या कैसे दूर करेंगे? शिक्षण से। तो शिक्षण देने से तनाव संबंधी समस्या दूर नहीं होती, नियंत्रण करने से तो तनाव बढ़ता है, और तीसरा ऑप्शन बचा है फिर निर्देशन एवं परामर्श। उपरोक्त सभी कर ही नहीं सकते, तो निर्देशन एवं परामर्श द्वारा क्या है, विद्यार्थियों के तनाव संबंधी समस्या है उसको दूर कर सकते हैं। ठीक है, इसका तीसरा ऑप्शन है वो सही रहेगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, अभिवर्धी शब्द का प्रयोग किया जाता है। अभिवर्धी शब्द का प्रयोग किया जाता है बालक के मानसिक विकास के लिए, दूसरा है बालक की सामाजिक विकास के लिए, और तीसरा है बालक के शारीरिक विकास के लिए, और चौथा है बालक के संवेगात्मक विकास के लिए। तो यहाँ पर सही ऑप्शन कौन सा रहेगा? तो अभिवर्धी के संबंध में, अभिवर्धी मानसिक विकास क्या होता है? मानसिक विकास है वो विकास अभिवर्धी के अंतर्गत नहीं है। सामाजिक है वे भी अभिवर्धी, यानी शरीर का विकास किसमें? शारीरिक विकास के लिए, बालक के शारीरिक विकास के लिए। ये ऑप्शन है इसका सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और बाकी के थे ना इसमें, ये सभी क्या है, मानसिक विकास के अंतर्गत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालक का सामाजिक व्यवहार प्रभावित होता है संस्कृति जिसमें वह जन्म लेता है, दूसरा बी है पर्यावरण जहाँ वह रहता है, सी है आर्थिक स्तर जिससे वह आता है। तो बालक का सामाजिक व्यवहार प्रभावित कैसे होता है? सामाजिक व्यवहार है वो आपको बता दूं, ऑप्शन दिए केवल ए, दूसरा केवल बी, तीसरा ए और बी, और चौथा ए बी एवं सी। तो मोस्टली केवल वाले ओनली वाले क्वेश्चन है वो साइकोलॉजी में बहुत ही कम देखने को है, आंसर मिलते हैं इसके, केवल जो ऑप्शन होता है वो कम मिलता है। तो यहाँ पर संस्कृति जिसमें वह जन्म लेता है ये भी सही है, दूसरा पर्यावरण जहाँ वह रहता है सही है, आर्थिक स्तर जिससे वह आता है ये भी क्या है, सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करता है। तो यहाँ फोर्थ ऑप्शन है वो सही रहेगा, ए बी और सी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है कि शिक्षार्थी को मनोवैज्ञानिक रूप से, थोड़ा जूम आउट करता हूँ, शिक्षार्थी को मनोवैज्ञानिक रूप से समझना तथा उसके व्यक्तिगत, शारीरिक, मानसिक तथा व्यक्तित्व की विशेषताओं को समझना अच्छा गुण है। एक कैसा है? किसका? प्रशासक का है, या शिक्षक का है, या व्यवस्थापक का है, या मार्गदर्शक का है? ध्यान से पढ़ना, शिक्षार्थी को मनोवैज्ञानिक रूप से समझना, ठीक है, उसके व्यक्तिगत, शारीरिक, मानसिक तथा व्यक्तित्व की विशेषताओं को समझना, ऐसा गुण किस, ये सब चीज़ें कौन समझ सकता है? एक शिक्षक होता है, विद्यालय प्रांगण में वो बच्चे को देखकर, ठीक है, अवलोकन करके भी क्या कर सकता है? शिक्षक ये गुण बता सकता है, तो समझ सकता है। तो सेकंड ऑप्शन का इसका सही रहेगा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है किशोर शिक्षा में निम्न में से कौन सा उपागम सबसे उचित है? किशोरों को जो शिक्षा दी जाती है उनमें कौन सा उपागम जो दिए हैं उनमें से कौन सा उपागम सबसे उचित है? पहला दिया है जनसंख्या शिक्षा, दूसरा है जीवन कौशल शिक्षा,
तीसरा है सेक्स शिक्षा और चौथा है उपरोक्त सभी। तो कौन सा उपागम सबसे उचित है? सबसे उचित पूछा है तो जनसंख्या की शिक्षा, किशोरों को जनसंख्या की शिक्षा और सेक्स शिक्षा और जीवन कौशल शिक्षा, इसमें सबसे उचित होता है जीवन कौशल की शिक्षा। सबसे उचित कौन सा होता है? कौशल, जीवन कौशल शिक्षा। कौशल क्या होता है? कौशल थोड़ा सा बता दूं, कौशल क्या है कि किसी जटिल कार्य है उसको सफलतापूर्वक या दक्षता से करने की योग्यता, उसको क्या बोल सकते हैं हम? कौशल बोल सकते हैं। ठीक है, कोई जटिल कार्य, एक तो साधारण कार्य है, एक जटिल कार्य है, उसको सफलतापूर्वक या फिर दक्षता से हम क्या कर सकते हैं, करने की जो योग्यता है उसको बोलते हैं कौशल। तो जीवन कौशल शिक्षा ये एक सबसे उचित उपागम है दोस्तों। ठीक है, उपागम पूछा था इसमें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है कि बालक का निम्नलिखित में से कौन सा विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा सबसे कम प्रभावित होता है? बालक का कौन सा विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा सबसे कम प्रभावित होता है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, तीसरा है सामाजिक विकास और चौथा है संवेगात्मक विकास। तो विद्यालय और शिक्षक है वो कभी भी शारीरिक विकास पर वो प्रभाव नहीं डालते। ठीक है, विद्यालय और शिक्षक है वो शारीरिक विकास पर है वो बहुत कम प्रभाव है डाल सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन ही इसका सही रहेगा कि शारीरिक विकास है उस पर कम प्रभावित होता है। ठीक है, विद्यालय और शिक्षक द्वारा। मानसिक विकास है उससे तो सबसे ज़्यादा होता है। सामाजिक विकास भी क्या है, सामाजिकीकरण भी करवाते हैं विद्यालय में, विद्यालय प्रांगण में सामाजिकरण भी सीखते हैं। संवेगात्मक विकास भी होता है। तो यहाँ पहला ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी तार्किकता का उपयोग वाणिज्य विषय में तार्किक निष्कर्षों को बताने में किशोर अपनी क्षमता को विकसित करने हेतु करते हैं? क्या करते हैं? आगमन तार्किकता, दूसरा है अमूर्त तार्किकता, तीसरा है संबंधित तार्किकता और चौथा है निगमन तार्किकता। ठीक है, आगमन तार्किकता क्या होता है? आगमन तार्किकता का मतलब है जैसे आगमन विधि थी ना, उसमें क्या होता है कि किसी उदाहरण देकर और किसी नियम की ओर बढ़ना। कोई उदाहरण दिया और उसको हल करते करते क्या है एक नियम पर पहुंच जाते हैं। यानी जैसे मैथमेटिक्स में होता है ना, कोई उदाहरण ले लिया और उस आधार पर हमें सूत्र बना लेते हैं कि ये सूत्र है वो ऐसा होगा तो ये सूत्र लगेगा। ठीक है, तो वो क्या है? आगमन तार्किकता होती है। ठीक है, और अमूर्त तार्किकता, जैसे एक मूर्त होता है, मूर्त यानी हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में कोई वस्तु है वो क्या है? मूर्त है। और जैसे हम एक बार कोई वस्तु देख ली और उसका किसी अन्य स्थान पर अगर कोई आवाज़ सुने, उसके बारे में उसका नाम ही सुनेंगे तो हमारे दिमाग में आ जाना कि हाँ वो चीज़ है ये है। तो अमूर्त तार्किकता वो है। संबंधित तार्किकता, ठीक है, समझ गए। और निगमन तार्किकता क्या है? नियम से क्या है? उदाहरण की तरफ जाना, नियम से उदाहरण की तरफ जाना। नियम हमें पता है, ठीक है, और उस आधार पर हमें क्या कर सकते हैं? किसी क्वेश्चन को हल करना, ये उदाहरण तैयार कर लेना बाद में। ठीक है, तो वो निगमन तार्किकता होती है। तो यहाँ पर कौन सी तार्किकता का उपयोग है? वाणिज्य विषय में तार्किक निष्कर्षों को बताने में किशोर अपनी क्षमता को विकसित करने हेतु करता है। तो कौन सा ऑप्शन है इसका सही रहेगा दोस्तों? तो इसका सही ऑप्शन है वो रहेगा कि आगमन और निगमन, अमूर्त और संबंधित ये सभी दिए हैं। तो यहाँ जो निगमन तार्किकता होती है दोस्तों वो सही होती है। ठीक है, वाणिज्य विषय में तार्किक निष्कर्ष को बताने में अपने किशोर अपने क्षमता को विकसित करते हैं। किसमें? निगमन तार्किकता। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है कि कोहलबर्ग के अनुसार वह स्तर जिसमें बालक की नैतिकता दंड के भय से नियंत्रित रहती है कहलाता है। तो कोहलबर्ग है, उन्होंने क्या है 11 कहानियाँ सुनाते थे। उनमें से हिंज नामक जो कहानी थी वो क्या है? सबसे प्रभावित करने वाली कहानी थी, या फिर बोल सकते हैं कि वो सबसे प्रसिद्ध कहानी थी। उस आधार पर क्या करते थे? बच्चों को अलग अलग अवस्थाओं में या स्तरों में बांटते थे। 3 स्तर बताए थे उन्होंने, प्री कन्वेंशनल और कन्वेंशनल स्टेज, और एक था उत्तर कन्वेंशनल, क्या बोलते हैं उसको? पोस्ट कन्वेंशनल बोल सकते हैं। ठीक है, उत्तर पारंपरिक। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि नैतिक दंड के भय से। तो दंड किसमें? छोटा बालक होता है वही कर सकता है ऐसा काम। तो यानी अगर वो कार्य करेगा तो उस या आज्ञा पालन करेगा तो उसको डर है कि अगर दंड मिलेगा उसे। ठीक है, दंड के भय से नियंत्रित रहती है। तो वो होती है
किसमें 3 स्तर थे, उसमें से पूर्व नैतिक अवस्था होती है, पूर्व नैतिक अवस्था, दूसरा परंपरागत नैतिक स्तर और तीसरा आत्म स्वीकृति नैतिक अवस्था और नैतिक स्तर। तो यहाँ पर पूर्व नैतिक अवस्था इसका सही ऑप्शन रहेगा, क्योंकि पूर्व नैतिक अवस्था थी उसके अंदर ये स्टेज आती है। इसको 2 भागों में विभाजित किया था, आज्ञा अंदर की अवस्था और अहंकार की अवस्था भी बोल सकते हैं दूसरी। ठीक है, तो ये ऑप्शन फर्स्ट इसका सही रहेगा दोस्तों। ठीक है, पूर्व नैतिक अवस्था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सही नहीं है। विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची है, दूसरा विकास एक सतत प्रक्रिया है, तीसरा है वृद्धि विकास का ही एक भाग है, और चौथा है विकास कार्य क्षमता, कार्य कुशलता और व्यवहार में आने वाले गुणात्मक परिवर्तनों को प्रकट करता है। तो ये सही है विकास के बारे में कि विकास कार्य क्षमता, कार्य कुशलता, व्यवहार में आने वाले गुणात्मक परिवर्तनों को प्रकट करता है, सही है। वृद्धि विकास का एक कार्य है, सही है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, ये भी सही है। सॉरी, थर्ड क्या बोल दिया मैंने, विकास वृद्धि है वो विकास का एक भाग है, बोला था पीछे भी बताया था, और सेकंड भी सतत प्रक्रिया है, सही है। तो यहाँ सही नहीं है वो कौन सा है, विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है, विकास अलग चीज़ है, वृद्धि अलग चीज़ है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। समाजीकरण की प्रक्रिया में क्या शामिल नहीं है, मूल्य और विश्वासों का अर्जन, दूसरा है आनुवंशिक संचरण, तीसरा है एक संस्कृति की रीतियों और मानदंडों को सीखना, और चौथा है कौशलों का अर्जन। तो समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर मूल्य एवं विश्वासों का अर्जन, सही बात है। आनुवंशिक संचरण ये समाजीकरण में नहीं आता है, ये तो क्या है, जीन्स पर आधारित है, गुणसूत्रों पर आधारित है, अपने पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुण होते हैं उनका ट्रांसफर होते जाना, ये आनुवंशिक संचरण है। तो यही इसका समाजीकरण में ये शामिल प्रक्रिया में शामिल नहीं है। और तीसरा रीतियों और मानदंडों को सीखना, ये होता है कौशल को अर्जन करना, ये भी समाजीकरण में आता है। ठीक है, इसका सेकंड ऑप्शन सही था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप में जोड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो विकास और अधिगम के बीच, ठीक है, संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है। तो पहला ऑप्शन है विकास अधिगम से स्वतंत्र है, अधिगम विकास के पीछे रहता है, तीसरा अधिगम और विकास समानार्थक पारिभाषिक शब्द है, और चौथा है अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित है। तो यहाँ पर जो सर्वश्रेष्ठ रूप से कौन सा जोड़ रहा है, तो विकास अधिगम से स्वतंत्र है, ऐसा नहीं है। अधिगम विकास से के पीछे रहता है, ये भी नहीं है। अधिगम और विकास समानार्थक पारिभाषिक शब्द है, अधिगम अलग चीज़ है, अधिगम और विकास लर्निंग एंड डेवलपमेंट क्या है, समानार्थक पारिभाषिक शब्द नहीं है। तो यहाँ सही ऑप्शन क्या रहेगा, फोर्थ, अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी नैतिक आदत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी नैतिक आदत नहीं है, सत्य बोलना, सहानुभूति दिखाना, सही उच्चारण करना और जीवों पर दया करना। तो अनैतिक आदत होती है जीवों पर दया करना, सत्य बोलना, सहानुभूति दिखाना, लेकिन सही उच्चारण करना ये तो वर्तनी संबंधी हो गया, तो ये नैतिक आदत नहीं है। ये ऑप्शन इसका सही रहेगा, सही उच्चारण करना ये वर्तनी संबंधी है, नैतिकता के संबंधित नहीं है, तो यही ऑप्शन सही है इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक बालक की मनोगत्यात्मक गतिविधि नहीं है, बोला है नहीं है, मनोगत्यात्मक गतिविधि नहीं है। ठीक है, पहला सॉरी खेलना, पहला ऑप्शन खेलना, दूसरा है गेंद फेंकना, तीसरा लिखना, चौथा है सोचना। तो पहला मनोगत्यात्मक, दिमाग में सोचा और उसमें गति होती है, कोई गतिविधि होती रहती है। तो खेलना है उसमें गतिविधि होती है, गेंद फेंकना उसमें होती है, लिख रहा है उसमें भी है, लेकिन सोचना ये ओनली क्या है, मानसिक गतिविधि है। ये क्या है, मानसिक गतिविधि है। ठीक है, दिमाग में ही मन या दिमाग में सोच रहे हैं, तो वो क्या है, सोचना है, वो मनोगतात्मक गतिविधि नहीं है। ठीक है, चलते हैं, तो इसका ऑप्शन क्या है, सोचना सही रहेगा, सोचना है वो सही ऑप्शन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। संज्ञानात्मक विकास है उसको सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित कर सकते हैं। पहला है खेल का मैदान, दूसरा है घर, तीसरा है ऑडिटोरियम और चौथा है विद्यालय एवं कक्षा। ठीक है, तो पहला खेल का मैदान है, वहाँ पर संज्ञानात्मक विकास है उसको सही अच्छे तरीके से नहीं परिभाषित कर सकते। घर है उस पर वहाँ भी नहीं। ऑडिटोरियम क्या होता है, सभागार या प्रेक्षागृह। ठीक है, और चौथा विद्यालय एवं कक्षा, उसमें क्या है,
संज्ञानात्मक विकास है उससे अच्छे तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन है इसका सही रहेगा दोस्तों। ठीक है, विद्यालय एवं कक्षा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है। कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास संशोधन योग्य होता है, विकास केवल 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 आ गया तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। केवल संस्कृति शासित और निर्धारित होता है, ये नहीं। विकास जीवन पर्यंत होता है, विकास वंश क्रम या पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है, तो फोर्थ सही है, जीवन पर्यंत होता है, ये भी सही है। और विकास है संशोधन योग्य है। ठीक है, तो इसका सही नहीं है, वो क्या है? सेकंड ऑप्शन आएगा। कौन सा? सेकंड ऑप्शन, कि विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, ये गलत बात है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है कि बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख विशेषता है कि उसमें बाल केंद्रित चाइल्ड सेंटर जो क्लासेज है उसकी एक प्रमुख विशेषता क्या हो सकती है? कि ध्यान से पढ़ना ऑप्शन। पहला है शिक्षक की भूमिका ज्ञान को सीखने के लिए उसे प्रस्तुत करना और शिक्षार्थियों का मानक मापदंडों पर आकलन करना। दूसरा है शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। और थर्ड है शिक्षक के द्वारा बल प्रयोग ध्यान करो और मनोवैज्ञानिक नियंत्रण होता है जो अधिगम पथ और बच्चों के व्यवहार को निर्धारित करता है। फोर्थ है शिक्षक बच्चों के लिए व्यवहार के समरूप तरीकों को निर्धारित करता है और जब वे उसका पालन करते हैं तो उन्हें उपयुक्त पुरस्कार देता है। तो चाइल्ड सेंटर की क्या प्रमुख विशेषता हो सकती है? तो क्या है? फोर्थ ऑप्शन नहीं हो सकता। समरूप तरीकों को निर्धारित करता है, उसका पालन करता है, उन्हें पुरस्कार देता है, ये तो क्या चाइल्ड सेंटर नहीं है। थर्ड है कि शिक्षक के द्वारा बल प्रयोग नहीं कर सकते, नियंत्रण भी नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। और दूसरा है शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करके उत्तरदायी बनाया जाता है, ये हो सकता है। पहला दिया है शिक्षक की भूमिका ज्ञान को सीखने के लिए उसे प्रस्तुत करना। ज्ञान को सीखने के लिए शिक्षक की भूमिका वो नहीं हो सकती, यानी कोई चीज़ है किसी ज्ञान को प्रस्तुत कौन कर रहा है? शिक्षक कर रहा है, तो वो तो शिक्षक टीचर सेंटर्ड हो गया। तो ये सेकंड ऑप्शन है इसका सही रहेगा कि शिक्षक के मार्गदर्शन से। चाइल्ड सेंटर्ड की विशेषता क्या है? कि शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता में हमें एक विश्वास की तरफ ले जाती है। कौन से विश्वास की तरफ ले जाती है? पहला है आकलन, वस्तुनिष्ठ तथा असफलताओं को स्पष्ट रूप से पहचानने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा है बच्चे कुछ निश्चित क्षमताओं और कमियों के साथ पैदा होते हैं। तीसरा है पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति और आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है। और चौथा है कुछ बच्चों को अनुत्तीर्ण होना ही है, चाहे व्यवस्था उन पर कितना भी क्या कर दे, अधिक प्रभाव करे। तो यहाँ ये ऑप्शन सही नहीं रहेगा। असफलता हो रहा है कोई बच्चा, तो इस विश्वास की तरफ, कौन से विश्वास की तरफ ले जाता है? ये विश्वास नहीं है कि बच्चों को अनुत्तीर्ण होना ही है, ऐसा नहीं है। और पाठ्यक्रम पद्धति आकलन पर विचार करने की आवश्यकता है, ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन है सही है। बच्चे कुछ निश्चित क्षमताएं कमजोरियों के साथ पैदा होते हैं, तो वो तो हैंडीकैप्ड होते हैं, उनको भी तो पढ़ाया जाता है। ठीक है, और फर्स्ट है आकलन वस्तुनिष्ठ असफलताओं को स्पष्ट रूप से पहचानने के लिए इसका प्रयोग, ऐसा नहीं है। तो असफलता किसकी ओर निर्देशित होती है? निर्देश दे रही है कि पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति, आकलन प्रक्रिया पर विचार करने की आवश्यकता है, उसे सुधारने की कुछ आवश्यकता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है समाजीकरण एक प्रक्रिया है। समाजीकरण एक प्रक्रिया है, कैसी है? मूल्य, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की सेकंड है मित्रों के साथ सामाजिक बनने की। थर्ड है घुलने मिलने तथा समायोजन की। और फोर्थ है एक समाज की प्रकृति की आलोचना करना सीखने की। तो समाजीकरण में ये तो होता ही नहीं कि एक समाज की प्रकृति की आलोचना करने की सीखना, ये नहीं होता। घुलने मिलने तथा समायोजन की, ये भी नहीं है। मित्रों के साथ सामाजिक बनने की, ये नहीं। मूल्य, विश्वासों, अपेक्षाओं को अर्जित करने की। समाजीकरण क्या सिखाता है? मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की क्या है? एक प्रक्रिया है। क्या? कौन सी? समाजीकरण। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सीटेट के क्वेश्चन है ये। यहाँ चलते हैं, इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? पहला है विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्य क्रिया के वजह से घटित होता है। दूसरा है विकास से प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लग सकता है। और तीसरा है अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है। चौथा है विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जा सकता है। विकास है प्रबलन और दंड से के द्वारा सुनिश्चित नहीं कर सकते।
और अब अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक नहीं है, ये भी नहीं होगा। विकास से प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान नहीं लगा सकते हैं। और तो बचा कौन सा? फर्स्ट ऑप्शन सही रहेगा। कौन सा बाल विकास का सिद्धांत है कि विकास है परिपक्व तथा अनुभव के बीच अनन्य क्रिया की वजह से घटित होता है, ये सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है? शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से क्या तात्पर्य है कि सामाजिक वातावरण में अनुकूलन तथा समायोजन करना। दूसरा है सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। तीसरा है अपने सामाजिक मानदंड बनाना। चौथा है समाज में बड़ों का सम्मान करना। तो समाजीकरण से तात्पर्य क्या है? होता तो है समाज में बड़ों का सम्मान करना, सामाजिक मानदंड बनाना और सामाजिक मानदंड का सदैव अनुपालन करना, लेकिन तात्पर्य क्या है? तात्पर्य होता है कि सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन करना, वो समाजीकरण है, वो सिखाता है। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य क्या है? सामाजिक वातावरण में अनुकूलन तथा समायोजन करना। फर्स्ट ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? निम्नलिखित में से सूक्ष्म गतिक कौशल, एक तो होता है व्यापक गति कौशल, एक होता है सूक्ष्म गति के कौशल। स्थूल भी बोलते हैं व्यापक को, स्थूल गति कौशल। स्थूल का बड़ा मतलब है बड़े अंगों का, यानी उनका उपयोग करना। तो पहला है चढ़ना, दूसरा है फुदकना, तीसरा है दौड़ना, चौथा है लिखना। तो चढ़ना, इसमें क्या है? पूरे हाथों का, तेलियों का पूरा यूज होता है चढ़ने में। फुदकने में क्या है? नीचे कूदना, ऐसा क्या है? ये भी क्या है? स्थूल गति है। दौड़ना, ये भी स्थूल है, पूरी मांसपेशियों का। लेकिन लिखते हैं तो उस टाइम क्या है? अंगुलियों का प्रयोग करते हैं, और अंगुलियां क्या है? सूक्ष्म गति के एलिमेंट्स है। ठीक है तो यहाँ सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण कौन सा है? लिखना। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। कैसे कर सकता है? अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके, दूसरा आदर्श रूप से बर्ताव करके, तीसरा है महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, और चौथा है उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर। ये नहीं होगा, ये नहीं है तो, और पहला भी नहीं, आदर्श रूप से बर्ताव करके, ये ऑप्शन है इसका सही रहेगा। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को कैसे विकसित कर सकता है? आदर्श रूप से बर्ताव करके। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है कक्षा 1 में बच्चों में भाषा कौशल का विकास क्रम, भाषा कौशल का विकास क्रम अगर आप पहले पढ़ चुके हैं कुछ सिलेबस, तो उसमें दिया हुआ है कि LSRW, अल का मतलब होता है लर्निंग, लिसनिंग, ठीक है, सुनना। एस का मतलब स्पीकिंग, बोलना। आर का मतलब रीडिंग, पढ़ना। और W का मतलब राइट, लिखना। तो ऐसा किसमें दिखाई दे रहा है? पहला ऑप्शन है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यही सही है। दूसरे में लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना। तीसरा सुनना, लिखना, बोलना, पढ़ना। चौथा लिखना, बोलना, पढ़ना, सुनना। तो सही ऑप्शन क्या होगा? LSRW, इसके हिसाब से देख लो, लिसनिंग, स्पीकिंग और रीडिंग, राइट। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? क्या करके नैतिक मूल्यों का विकास कर सकते हैं कोहलबर्ग के अनुसार? तो पहला नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में शामिल करके। दूसरा कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश देकर। तीसरा धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर। चौथा व्यवहार के से स्पष्ट नियम बनाकर। तो नैतिक मूल्य है वो कभी भी है वो नियम बनाकर या कठोर निर्देश देकर या धार्मिक शिक्षा देकर, ऐसा नहीं होता। तो इसका सही ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन ही सही रहेगा कि नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में शामिल करके बच्चों को, अगर नैतिक मुद्दे कोई है चल रहे हैं तो उनमें शामिल करेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। तो उससे वो बच्चे क्या है धीरे धीरे वो नैतिक मूल्यों को सीखने लगते हैं, और उनमें चर्चा में शामिल करेंगे तो वो सब धीरे धीरे सब सीख जाती है नैतिक मूल्यों को। तो पहला ऑप्शन इसका सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे क्या सीखते हैं? अमूर्त अनुभवों से सीखते हैं। कैसे सीखते हैं ये बोला है। कक्षा 1 और 2 के स्तर के बच्चे हैं वो कैसे सीखते हैं? अमूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं। दूसरा है मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं। तीसरा है पढ़कर शीघ्र सीखते हैं। चौथा है लिख कर शीघ्र सीखते हैं। तो इसका ऑप्शन है वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और एक ध्यान रखना दोस्तों कि मैं ये ऐसे लिख दिया कि कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे, आगे टेस्ट है, तो इसका मतलब है कि मैंने ऐसा क्यों नहीं लिखा कि कैसे सीखते हैं, क्योंकि जो एग्जाम में देगा वो ऐसा ऑप्शन बना कर देगा, तो आपको टाइप का पता चलना चाहिए कि ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये आज का क्वेश्चन है वो आज आपका आंसर आप
कमेंट बॉक्स में है वो मेंशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो है वो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जिनको इसकी बहुत आवश्यकता है, और जो अभी किसी कंपटीशन की, टीचर कंपटीशन की तैयारी करें, सीटेट है या फिर अभी सीटेट होने वाला है, उनको भी भेजा करो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के, नई वीडियो के साथ, नए MCQs के साथ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।